क्या आपने कभी किसी बहुत कामयाब इंसान को देखकर सोचा है, ये इतने आगे कैसे बढ़ गए? क्या उनके पास कोई गुप्त जानकारी थी, बहुत तेज दिमाग था, या बस किस्मत अच्छी थी? या क्या आपने भी कभी मेरी तरह अपने बैंक खाते को देखते हुए या कोई मुश्किल पैसों का फैसला लेते हुए परेशानी, निराशा या शर्मिंदगी महसूस की है, जबकि आपने कड़ी मेहनत की है? सालों से हमें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ गणित है, यह हिसाब किताब, फॉर्मूलों और बाजार की चाल को समझने के बारे में है। हमें बताया जाता है कि अगर हम सही तरीके सीख लें तो कामयाबी पक्की है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी खुशियां, परेशानियां और पैसों से जुड़े बड़े फैसले संख्याओं से नहीं, बल्कि हमसे जुड़े हैं, हमारे दिमाग से, हमारी भावनाओं से, हमारे बीते कल से और उन बातों से जो हर दिन हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी गहरे सच को बताती है, जिसने लाखों लोगों की धन, लालच और खुशी के बारे में सोच बदल दी है। यह किताब जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं बताती। यह बताती है कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं, कुछ अमीर क्यों रहते हैं और बहुत से लोग कोशिश करने के बाद भी संघर्ष क्यों करते हैं। यह किताब कहती है कि पैसे के मामले में यह जानना कम जरूरी है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि आप कैसा बर्ताव करते हैं। चैप्टर 1, अनदेखी ताकतें। क्यों आपका दिमाग हमेशा आपके बटुए का भला नहीं सोचता? आइए इन अनदेखी ताकतों को समझते हैं। हाउसल हमें पैसे के बारे में सही सोचने की हमारी परिभाषा को फिर से सोचने के लिए कहते हैं। हम अक्सर दूसरों के या अपने पुराने वित्तीय फैसलों को यह सोचकर आंकते हैं कि अभी क्या सही लगता है। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी पागल नहीं है। जरा सोचिए, महामंदी में पले बढ़े व्यक्ति का कर्ज, बचत और जोखिम से बिल्कुल अलग रिश्ता हो सकता है उस व्यक्ति की तुलना में जो .com बूम के दौरान बड़ा हुआ। उनके अनुभव, उनकी हार जीत, उनकी जीतें, ये सब पैसे के बारे में उनकी सोच को ऐसे घड़ती हैं जो उनके लिए पूरी तरह सही और व्यक्तिगत हैं। स्टूडेंट लोन से परेशान एक युवा इसे जल्दी चुकाना चाहेगा, भले ही कोई अर्थशास्त्री कहे कि उसे निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कर्ज का बोझ किसी भी निवेश से मिलने वाले फायदे से ज्यादा भारी लगता है। यह एक मानसिक बोझ है। हाउसल गलत फैसलों को सही नहीं ठहरा रहे, बल्कि हमदर्दी और समझ की बात कर रहे हैं। जब हम समझते हैं कि हर कोई अपने बीते कल के हिसाब से एक अलग खेल खेल रहा है, तो हम कम जल्दबाज बनते हैं और अपने पूर्वाग्रहों, अपनी सोच के झुकावों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हमारे पैसों के फैसले अचानक नहीं लिए जाते। वे हमारे व्यक्तिगत इतिहास, हमारी आर्थिक स्थिति और उन कहानियों का नतीजा है जो हमें बताई गई हैं और हमने खुद को पैसे के बारे में बताई हैं। यह हमें एक और जरूरी सच्चाई की ओर ले जाता है। किस्मत और जोखिम साथ साथ चलते हैं। हमें उन लोगों की कहानियां पसंद हैं जिन्होंने खुद को बनाया, उन बड़े निवेशकों की कहानियां जिन्होंने शानदार जोखिम उठाए और सफल हुए। हम अक्सर उनकी सफलता को पूरी तरह कौशल, कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता का नतीजा मानते हैं, और जबकि ये गुण जरूरी हैं, हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया बहुत पेचीदा है और इतने सारे कारण हैं कि कोई भी नतीजा पूरी तरह से व्यक्तिगत मेहनत का नतीजा नहीं हो सकता। बिल गेट्स के बारे में सोचिए। उनकी प्रतिभा, काम करने का तरीका और दूरदर्शिता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन इस पर गौर करें, वे दुनिया के कुछ ही हाई स्कूलों में से एक में गए जहां 1968 में एक कंप्यूटर टर्मिनल था जिससे उन्हें दूसरों से कई साल पहले प्रोग्रामिंग का अनुभव मिला। यह किस्मत थी। और उन अनगिनत प्रतिभाशाली प्रोग्रामरों के बारे में क्या जो उतने ही कुशल थे, लेकिन उन्हें शुरुआती सुविधा नहीं मिली, या सही साथी नहीं मिला, या जिनका नया विचार सही समय पर नहीं आया। ये जोखिम है। ये किसी की उपलब्धियों को कम करने के बारे में नहीं है, यह विनम्रता पैदा करने के बारे में है। जब हम किस्मत की भूमिका को मानते हैं तो चीजें अच्छी होने पर हम कम घमंडी होते हैं, और जब वे नहीं होती हैं तो ज्यादा लचीले होते हैं। ये उन लोगों के लिए सहानुभूति भी बढ़ाता है जो संघर्ष करते हैं। हमें याद दिलाता है कि असफलता हमेशा व्यक्तिगत असफलता नहीं होती, बल्कि कभी-कभी जोखिम का क्रूर हाथ होता है। इसका मतलब यह समझना है कि आप भले ही उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, लेकिन आप कभी भी नतीजे को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही अपने आप में वित्तीय शांति का एक शक्तिशाली रूप है। चैप्टर 2, अनसुना हीरो। समय और धैर्य का जादू। अब
आइए वित्तीय सफलता के उस सुपर हीरो के बारे में बात करें जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि यह बहुत साधारण है। यह कोई शानदार स्टॉक नहीं है, यह कोई नई बड़ी रणनीति नहीं है। यह सीधे शब्दों में कहें तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार दुनिया का 8वां अजूबा है। हम सभी ने यह शब्द सुना है, लेकिन हाउसल इसकी अविश्वसनीय शक्ति पर जोर देकर इसे समझाते हैं। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। लोग उनकी निवेश प्रतिभा पर हैरान होते हैं, लेकिन हाउसल बताते हैं कि बफेट की अधिकांश संपत्ति लगभग 99% उनके 50वें जन्मदिन के बाद जमा हुई थी। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज के कारण। उन्होंने जल्दी शुरुआत की, उन्होंने निवेशित रहना जारी रखा और उन्होंने समय को अपना जादू करने दिया। इसे ऐसे समझें, अगर आप आज एक बीज बोते हैं तो वह रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। वह धीरे धीरे लगातार दिन ब दिन बढ़ता है और फिर किसी बिंदु पर उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐसा ही है। यह सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, यह कई गुना बढ़ता है। दशकों तक लगातार थोड़ी सी बचत और निवेश की गई राशि एक आश्चर्यजनक दौलत बन सकती है। इसलिए नहीं कि आप जीनियस हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उसे बढ़ने के लिए समय दिया और उसके लाभों को और लाभ कमाने के लिए मौका दिया। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करना, भले ही छोटी राशि से ही क्यों ना हो, जीवन में बाद में बड़ी राशि बचाने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक 20 साल का व्यक्ति जो 40 साल तक हर महीने 100 रुपये बचाता है, वह 40 साल के व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक राशि के साथ खत्म करेगा जो 20 साल तक हर महीने 100 रुपये बचाता है, 200 रुपये बचाता है, भले ही बाद वाले ने कुल मिलाकर अधिक पैसा बचाया हो। समय, निरंतरता और धैर्य ही सच्चे गुणक हैं। ये वित्त में जादू के सबसे करीब है और ये सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी शुरुआती पूंजी कितनी भी हो। चैप्टर 3, जीवित रहने की कला। अमीर बने रहना अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है जहां हम अमीर बनने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। हाउसल एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। इन दोनों के लिए जरूरी गुण अक्सर बिल्कुल अलग होते हैं। अमीर बनने के लिए अक्सर जोखिम उठाना, आशावादी होना, कुछ नया करना और कभी कभी थोड़ा आक्रामक होना पड़ता है। यह अवसरों को भुनाने के बारे में है। लेकिन अमीर बने रहना, उसके लिए अलग तरह के गुण चाहिए, विनम्रता, सावधानी, बचत और शायद थोड़ा डर। यह बर्बादी से बचने के बारे में है। उन सभी लॉटरी विजेताओं की कहानियों के बारे में सोचें जो अपना भाग्य बर्बाद कर देते हैं, या सफल उद्यमियों के बारे में जो एक ही गलत सलाह वाले जुए में सब कुछ खो देते हैं। वे पैसा कमाना जानते थे, लेकिन उसे रखना नहीं। बाजार हमेशा अप्रत्याशित मोड़ लेगा, मंदी आएगी, अप्रत्याशित खर्च होंगे। लंबे समय तक वित्तीय सफलता की कुंजी केवल बड़ी जीत हासिल करना नहीं है, यह अपरिहार्य गिरावट से बचना है। यह हमें गलती के लिए जगह या सुरक्षा का मार्जिन की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पर ले आता है। हाउसल का तर्क है कि भविष्य स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते कि कल क्या होगा। इसलिए सबसे समझदारी का काम जो आप कर सकते हैं वह है वित्तीय सुरक्षा कवच बनाना। इसका मतलब है आपातकालीन निधि होना, अपने निवेशों में विविधता लाना और एक ही नतीजे पर सब कुछ दांव पर न लगाना। यह उन चीजों के लिए तैयार रहने के बारे में है जिनके लिए आप तैयार नहीं हो सकते। इसे एक पुल इंजीनियर की तरह सोचें। वे एक पुल को एक निश्चित भार सहने के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन वे हमेशा सुरक्षा का एक मार्जिन बनाते हैं, उसे जरूरत से कहीं ज्यादा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अप्रत्याशित भार या तनाव हो सकते हैं। आपके वित्तीय जीवन को उसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है, यह वास्तववादी होने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि एक बुरा फैसला या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपको पूरी तरह से खत्म न कर दें। लंबी अवधि की रणनीति में जीवित रहना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप पर्याप्त समय तक जीवित रहते हैं तो चक्रवृद्धि अपना काम कर सकती है और आप खेल खेलते रह सकते हैं। चौथी किताब, खुशी का सच्चा मूल्य, पर्याप्त को समझना यानी इनफ। यहीं पर किताब सिर्फ पैसों की बातों से जीवन के गहरे दार्शनिक सवालों की ओर मुड़ जाती है। और ज्यादा का लालच और पर्याप्त की समझदारी। सबसे खतरनाक खेलों में से एक जो हम खेलते हैं वह है बदलते लक्ष्य का खेल। हमें वेतन वृद्धि मिलती है,
और अचानक हमारे खर्चे भी उसी के अनुरूप बढ़ जाते हैं। हम किसी को बड़े घर, महंगी कार के साथ देखते हैं और अचानक हमारे पास जो है वह कम लगने लगता है। सामाजिक तुलना एक शक्तिशाली नशा है और यह हमें अंतहीन चाहत के एक दुष्चक्र में फंसाए रख सकती है, तब भी जब हमारे पास वास्तव में जरूरत से कहीं ज्यादा हो। हाउसल पछतावे के उच्चतम बिंदु के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जिसे और ज्यादा की तलाश में हद पार करना बताया गया है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां अतिरिक्त धन की तलाश अब खुशी नहीं बढ़ाती, बल्कि इसके बजाय जोखिम, तनाव और असंतोष को बढ़ाती है। यह जानने के बारे में है कि कब रुकना है। यह कठोरता या खुद को खुशी से वंचित करने के बारे में नहीं है। यह आत्मज्ञान के बारे में है। यह खुद से पूछने के बारे में है, मुझे वास्तव में क्या खुशी देता है? कितनी राशि मुझे वह जीवन जीने की अनुमति देती है जो मैं चाहता हूं, बिना लगातार तनाव के और अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, अपने समय का त्याग किए बिना। पर्याप्त को परिभाषित करना सबसे शक्तिशाली वित्तीय निर्णयों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह आपको अंतहीन दौड़ से मुक्त करता है, जिससे आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो हमें शायद पूरी किताब में सबसे गहरी बात की ओर ले जाता है। धन का सबसे बड़ा रूप आपके समय पर नियंत्रण है। हम कई कारणों से पैसे के पीछे भागते हैं, सुरक्षा, रुतबा, संपत्ति, लेकिन हाउसल का तर्क है कि पैसे का असली अंदरूनी मूल्य वह आजादी है जो यह देता है। यह जागने और यह तय करने की क्षमता है कि आप अपने दिन के साथ क्या करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आपका समय एक बॉस, एक शेड्यूल या एक कर्ज द्वारा तय किया जाए। यह मनपसंद काम चुनने, अपनों के साथ अधिक समय बिताने, अपने शौक पूरे करने या बस वित्तीय चिंता के बिना आराम करने की क्षमता है। जरा सोचिए, शानदार कार, डिजाइनर कपड़े, ये अक्सर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं और वे महत्वपूर्ण चल रहे खर्चों और स्वतंत्रता के नुकसान के साथ आ सकते हैं। सच्चा धन दिखाई देने वाला प्रदर्शन नहीं है, यह अदृश्य स्वतंत्रता है। धन वह है जो आप नहीं देखते। यह बचाया गया पैसा है, चुपचाप बढ़ते निवेश, मन की शांति प्रदान करने वाली आपातकालीन निधि। यह वह सुरक्षा है जो आपको एक खराब नौकरी छोड़ने, छुट्टी लेने या जल्दी रिटायर होने की अनुमति देती है। यह अवधारणा धन इकट्ठा करने के लक्ष्य को स्वतंत्रता इकट्ठा करने के लक्ष्य में बदल देती है। यह पैसे को एक मालिक से एक उपकरण में बदल देती है, अधिक स्वायत्तता और उद्देश्य से भरे जीवन का एक साधन। चैप्टर 5, मानवीय पहलू। जब सही तर्क से ऊपर होता है, अंत में हाउसल इस विचार को चुनौती देते हैं कि हमें हमेशा पैसे के साथ तार्किक होना चाहिए। कभी कभी सही तर्क से ऊपर होता है। एक पूरी तरह से तार्किक वित्तीय निर्णय यह हो सकता है कि हमेशा हर अतिरिक्त पैसे का निवेश किया जाए, अपनी संपत्ति का अधिकतम उपयोग किया जाए, हर पैसे को उच्चतम संभव रिटर्न के लिए अनुकूलित किया जाए। लेकिन कई लोगों के लिए लगातार यह सब करते रहना, हर छोटे फायदे के पीछे भागना, बहुत ज्यादा तनाव, चिंता और लगातार पीछे रहने की भावना को जन्म दे सकता है। हाउसल का तर्क है कि वित्तीय निर्णय लेना ठीक है जो आपकी मानसिक भलाई के लिए सही है, भले ही वे विशुद्ध रूप से, आर्थिक रूप से, सख्ती से तार्किक न हो। उदाहरण के लिए, अपने घर का कर्ज जल्दी चुकाना, भले ही गणित से पता चलता है कि आप उस पैसे का निवेश करके अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, आपको अपार मानसिक शांति दे सकता है। वह मानसिक शांति, वह कम मानसिक बोझ अपने आप में एक मूल्यवान वापसी है। यह आपको रात में बेहतर नींद लेने की अनुमति देता है और इसका एक अमूल्य मूल्य है। यह पैसे के साथ आपके अपने भावनात्मक संबंध को समझने के बारे में है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जोखिम में सफल होते हैं या ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षा चाहते हैं? क्या आप बाजार की अस्थिरता से सहज हैं या यह आपको रात भर जगाए रखता है? जोखिम के लिए आपकी व्यक्तिगत सहनशीलता, आपकी वांछित सुविधा का स्तर और अच्छे जीवन की आपकी परिभाषा आपके वित्तीय विकल्पों को बहुत प्रभावित करनी चाहिए। लक्ष्य एक संपूर्ण वित्तीय मशीन बनना नहीं है, यह एक वित्तीय जीवन बनाना है जो आपके जीवन का समर्थन करता है, अपनी सभी मानवीय जटिलताओं और कमियों के साथ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई रूल बुक नहीं है, ये एक नजरिया है। ये उन छिपी हुई कहानियों को समझने का एक तरीका है जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को और इस तरह हमारे जीवन को आकार देती है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं और आप कैसे सोचते हैं। यह हमें किस्मत और जोखिम के सामने विनम्रता, चक्रवृद्धि की खोज में धैर्य और अपरिहार्य असफलताओं के सामने
लचीलापन सिखाता है। ये हमें अपने पर्याप्त को परिभाषित करने, अपने समय पर नियंत्रण को प्राथमिकता देने और उन निर्णयों में शांति खोजने के लिए कहता है जो सही हैं, न कि केवल सख्ती से तार्किक। अंतिम सबक यह है, धन का निर्माण केवल डॉलर जमा करने के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता जमा करने के बारे में है। यह एक ऐसा जीवन गढ़ने के बारे में है जहां पैसा एक उपकरण है, मालिक नहीं। यह इस बात को समझने के बारे में है कि सबसे बड़ा रिटर्न हमेशा पैसों में नहीं होता। वे अक्सर मन की शांति, आपके समय पर नियंत्रण और अपनी शर्तों पर जिए गए जीवन की खुशी में पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी वित्तीय यात्रा पर विचार करते हैं, मैं आपको संख्याओं से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने अंदर देखें, आप पैसे के बारे में खुद को कौन सी कहानियां बता रहे हैं, आपके फैसलों को कौन से पूर्वाग्रह प्रभावित कर रहे हैं और आपके लिए पर्याप्त वास्तव में क्या परिभाषित करता है। आपकी वित्तीय कहानी के अनकहे अध्याय प्रतीक्षा कर रहे हैं और द साइकोलॉजी ऑफ मनी के शाश्वत पाठों से लैस होकर आपके पास उद्देश्य, लचीलेपन और सच्ची खुशी से भरी एक कहानी लिखने की शक्ति है। अगर पैसे के मनोविज्ञान में यह गहरी डुबकी आपको पसंद आई, अगर इसने नए विचार जगाए या आपके दृष्टिकोण को बदल दिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इन बातों से फायदा हो सकता है। और ऐसी और सामग्री के लिए जो पारंपरिक सोच को चुनौती देती है और आपको एक समृद्ध, अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। आइए मानव व्यवहार की फैसिनेटिंग दुनिया और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव का पता लगाना जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद।